चलो, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? चलिए ऑप्शंस हैं आपके, पसंदीदा शहर को मोहनजोदड़ो कहा जाता है, दूसरा है माउंट ऑफ द डेड को कहा जाता है, रहने की जगह को कहा जाता है, या फिर एक बाजार क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए चार ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। ए बी सी डी, किसके साथ जाना चाहेंगे? डी के साथ। बी फॉर बेबी की डी फॉर डॉग? जल्दी बताओ। बी फॉर बॉल, बी फॉर बाबू। ठीक, नेहा बाबू बोल रही है, चलिए ठीक है, तो नेहा बी फॉर बाबू को लॉक कर दिया जाए। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? बी फॉर बॉल इज योर करेक्ट आंसर। माउंट ऑफ द डेड क्या होगा? माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? माउंट ऑफ द डेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? जो वैदिक देवता थे आपके इंद्र, वो एक्चुअल में किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, या फिर अग्नि के? जल्दी से बताएंगे आंसर। बारिश जब नहीं होते रहती या बारिश जब बहुत ज्यादा हो जाती तो फ्रेंड सर्कल में गॉसिप चलता है ना, अभी इंद्र भगवान को फोन कर रहा हूँ, पानी गिरा दे या पानी बंद कर दे, तो वही बात है भाई, इंद्र भगवान किसके देवता है आपके? वर्षा एवं चक्रवात के देवता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने बच्चे थे सभी अपना अपना सेशन शेयर कर देंगे फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम बच्चे आ सके, है ना, और लाइव देख सके, और जितने बच्चे लाइव जुड़ते जा रहे हैं सबको सेशन को लाइक करते हुए चलना है। जितने आते जा रहे हो सबसे पहले लाइक का बटन दबाते चलो, ताकि मुझे आपकी मौजूदगी दिख सके कि हाँ आप क्लास में एक्टिव है। ठीक है, जब मैक्सिमम बच्चे होते हैं तब अच्छा लगता है हमको पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी मजा आता है, और लाइक से हमको ये दिखता है कि हाँ क्लास में एक्टिव है, सिर्फ ओपन करके नहीं छोड़ दिया है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? सैफ अली खान का बेटा तैमूर कब आक्रमण किया था भारत पे? बताइए, 1294 में, 1417 में, 1213 में, या फिर 1398 में? ए बी सी डी, क्या लग रहा है? डी फॉर डॉग। तो त से 13 और त से तैमूर, ठीक है, तो तैमूर ने कब आक्रमण किया था भाई? 1398 में। याद रहेगा क्या ये ट्रिक? त से तैमूर और त से 13, तो 1398 में उन्होंने क्या किया था? आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन। ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी नरसिम्हाचारी, और डी है आपका रामास्वामी सीआर। क्या लग रहा है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे, ए बी सी तीनों ही बोल रहे हो? ए आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा सही आंसर? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इस क्वेश्चन को रट लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी, सी बोलते हैं उसको, सी राजगोपालाचारी, सी फॉर चक्रवर्ती। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है, उसके अलावा चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये पहले बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है, इसके अलावा अच्छा ये क्वेश्चन ही अधूरा है भाई, मतलब पढ़ने का तरीका अलग है। इन सभी नामों से जाना जाता है, सिर्फ इसके अलावा, मतलब कौन से नाम से नहीं जाना जाता है? तो कौन से नाम से? समुद्रगुप्त, क्योंकि चाणक्य का नाम चाणक्य था, विष्णुगुप्त भी था, और साथ में कौटिल्य भी था, लेकिन समुद्रगुप्त नहीं था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी हिस्से से, पूर्वी हिस्से से, दक्षिणी हिस्से से, या फिर उत्तरी हिस्से से? तो पाल साम्राज्य भारत के कौन से हिस्से में बसा हुआ था? बताइए। चलिए सही आंसर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिस्से से। देख लेते हैं, बी आपका सही आंसर है भाई। पाल साम्राज्य कौन से हिस्से में था? तो पूर्व हिस्से में था। मैं जानता था, बढ़िया, मैं नहीं जानती थी, ठीक है, तो पूर्वी हिस्सा। कौन सा हिस्सा? पूर्वी हिस्सा। कौन सा हिस्सा? पूर्वी हिस्सा।
उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा कौन बनवाया था भाई? मैंने तो नहीं बनवाया था, बाकी तुम लोग देख लो। तो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने, या फिर औरंगजेब ने? बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? जल्दी से आंसर बताएंगे। बी के साथ जाना चाहेंगे? चलिए, तो यह बनाया था अकबर ने। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अकबर ने। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? क्योंकि अकबर बुलंद था। ऐसे याद कर लो, अकबर कैसा था? बुलंद था। कैसा था? बुलंद था। बुलंद कौन था? अकबर था, इसलिए बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल हाउच पाउच हो जाती है, इसलिए कुछ चीजें जो ट्रिक के माध्यम से बन रही है ना उसको ट्रिक बना ही डालो, ताकि वो चीजें आपके माइंड में जाकर के सेट हो जाए। अब जब भी बुलंद दरवाजा का नाम आएगा तुम्हारे माइंड में आएगा मैडम ने क्या बोला था कि बुलंद कौन था? अकबर था। मतलब बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? आज मॉर्निंग में ही ये क्लास हुई है इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें मैंने बताया था कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। जल्दी से आंसर बताएंगे। अच्छा पहले ऑप्शन दिखा देती हूँ मैं, एक सेकंड। गुजरात से, झारखंड से, असम से, या मिजोरम से? किन राज्यों से गुजरती है बताइए? कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है भाई? गुजरात से, झारखंड से और मिजोरम से। तो कहां से नहीं गुजरती है? असम से नहीं गुजरती है। देखो कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है भाई। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। उसका एक ट्रिक है साधारण सा, मित्र पर गमछा झाड़। ट्रिक है, मैंने क्या बोला? मित्र, रुको मैं लिख के बताती हूँ ना। अब आई गया जब ज्योग्राफी की बात तो याद करते चलेंगे, सभी को लिंक करते हुए चलेंगे। मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक है उन 8 राज्यों का जहां से आपका कर्क रेखा गुजरता है। तो कैसे 8 राज्य हो गए? तो देखो, मां से हो गया मिजोरम, म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झ से और कुछ बचा क्या? 8 हो गया ना। बस, तो ये एक ट्रिक है भाई। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो छत्तीसगढ़ में, सॉरी, जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? 8 राज्यों से। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये 8 राज्य याद होना चाहिए, क्योंकि कौन सी जगह से नहीं गुजरता ये तो कुछ भी दे देगा। आपको अगर ये 8 राज्य पता है तभी तो आप बता पाएंगे ना कि 8 राज्य से गुजरता है, वो 8 राज्य है कौन कौन सा। ठीक है, चलो जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सबसे पहले सेशन को लाइक कर देंगे भाई। बच्चे जुड़ते जा रहे हैं पर अपना काम नहीं कर रहे हो तुम लोग जिम्मेदारी से। तुम लोग का जिम्मेदारी वाला काम है लाइक करना है और शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइए, तब तो खेलने में मजा आएगा ना, कि कौन बच्चा जल्दी आंसर कर रहा है और कौन बच्चा लेट में। समय है टेस्ट करने का। अच्छा, संडे को क्या है? प्यून का एग्जाम है। कौन कौन बच्चा दे रहा है? मतलब बहुत ही अच्छा सेट होने वाला है ये आप लोग के लिए, हर एक के लिए। ठीक है, तो शेयर करो, फ्रेंड्स को बुलाओ, जल्दी से ज्वाइन करवाओ, लाइक करवाओ, और साथ में गेम खेलते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है और कितना ज्यादा आंसर करता है, तब मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यून के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। ज्यादा ज्यादा सेट लाने की कोशिश करती हूँ 2 दिन में, पर ये तभी होगा जब ज्यादा ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे और ज्यादा ज्यादा लोग लाइक करो, नहीं तो मैं नहीं करने वाली। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से? बता चुकी मैं, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, 8 राज्य से होकर के गुजरता है। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है बच्चे, एक होता है कर्क रेखा, एक होता है मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? वो 5 राज्य कौन कौन सा है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से 5 राज्य है जहां से आपका मानक समय रेखा गुजरता है। इसके लिए ट्रिक नहीं बनाई हूं अभी, जैसे ही बन जाएगा बता दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर है? बड़ा है, कैसा क्वेश्चन है भाई? बहता है होगा वो। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो थार रेगिस्तान से होकर के बहता है? मतलब राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? सावित्री, मुठा, लूनी, गिरना।
देख लो, सी आपका सही आंसर है। तो राजस्थान में कौन सी नदी बहती है भाई? लूनी नदी। कैसे याद रखोगे? राजस्थान में गर्मी बहुत होती है ना, और गर्मी बहुत होती है इसलिए वहां लू भी बहुत चढ़ता है, तो लूनी का लू ले लो। ठीक है, तो राजस्थान में कौन सी नदी बहती है आपकी? लूनी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में, मेघालय में। बात हो रही है वन क्षेत्र की, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में, मेघालय में, झारखंड में या मिजोरम में? भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है बताइए? मध्य प्रदेश में, है ना? आंख बंद करके टिक करना, मध्य प्रदेश। कहां भाई? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां है? मध्य प्रदेश में। सभी बच्चे इसी बात पर लाइक जल्दी से, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं जल्दी से लाइव जुड़ते जा रहे हो, लाइक करते जाओ। मैडम मैक्स, मैक्स क्या होता है? मैथ्स बोलना चाह रहे हैं क्या आप? अगर आप मैथ्स बोलना चाह रहे हैं तो बिल्कुल, मैथ्स की क्लासेस भी होती है मेरी, बिल्कुल बेसिक से, मॉर्निंग से भी होती है, इवनिंग में भी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हेलो 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 जी, बताइए। मैं सोच रही हूँ ना, संडे तुम लोग का एग्जाम है प्यून का, तो सैटरडे को ट्रिकी वीडियो लेकर के आती हूँ। क्या बोलते हो? ट्रिकी मतलब जो कुछ चीजें होती हैं जैसे कि गांधी जी से संबंधित, है ना, कुछ डेट है जो बच्चों का याद नहीं होता है, कि वो अफ्रीका कब गए थे, अफ्रीका से कब आए, कौन सा आंदोलन कब चालू किए थे, या फिर बहुत सारे जो गवर्नर जनरल थे, कौन कौन से गवर्नर जनरल ने कौन कौन सा काम किया, जैसे मार्ले मिंटो ने क्या क्या काम किया था, प्रेस को किसने बंद करवा दिया, या प्रेस को किसने चालू करवा दिया, इन सभी बातों पर। ठीक है, तो इस पर ट्रिकी वीडियो लाते हैं। क्या बोलते हो? गणित के कहा था मैडम, हाँ जी समझ गए मैं। हाँ ठीक है, गणित के कहा था मैं समझ गए हूँ। तब मैं वही बताता हूँ कि मॉर्निंगो में मोर गणित के क्लास चलते और इवनिंगो में चलते, तो आप मतलब जाऊन सुविधा आप ज्वाइन कर लेकर आओ। ठीक है, और कुछ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। आंख बंद करके मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? आज जी बताई हूं इस क्वेश्चन को। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां, और अगर जनसंख्या के आधार पर पूछे तो? चलिए, अरे छत्तीसगढ़ के भाई, हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया जोर से, छत्तीसगढ़िया नहीं आ रहा है आवाज मेरे को तो। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। गुरुजी कहाँ गए? होना चाहिए था यहाँ पे, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत का अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो कौन सा स्थान, और जनसंख्या के आधार पर पूछे तो? गुड, चलिए आगे बढ़ते। वेरी गुड, सबले बढ़िया। चलिए, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। कौन से देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? देखो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल वाला हो गया, लेकिन आ जाएगा तो बना ही लोगे, अगर पढ़ोगे तो क्या ही बुरा है। ठीक है, तो किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? जल्दी से बताइए। कनाडा, रूस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? डी फॉर डॉग के साथ जाएंगे भाई। तो यूरेनियम का जो सबसे ज्यादा भंडार है वो कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में अंग्रेज का भंडार है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का भंडार है, याद रहेगा। और छत्तीसगढ़ में किसका भंडार है? छत्तीसगढ़िया का भंडार है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। लाइक रुक गया है मेरे सेशन में, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा, तो भारत ही में बोलोगे? चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्स रिपोर्ट पर आधारित था? निम्न में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? जल्दी से बताओ। भारत सरकार अधिनियम 1892, 1909, 1919 या फिर 1935? ए बी सी डी किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, 1909 को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? 1909 का जो अधिनियम आया था उसको और कौन से नाम से जानते हैं? कमेंट करके जल्दी बताओ। 1909 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, 1909 का जो अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। और ये 1909 हुई है जिसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरुआत हुआ था, और सबसे पहले मुसलमानों को दिया गया था। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से लिंक करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ जाएं। तो याद रहेगा 1909 मार्ले मिंटो, ये भी आ जाएगा सीधा कि कौन से अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका 1909। लेकिन अगर पूछे कि कौन से अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा 1919। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1909 में। सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन किसको दिया गया था? मुसलमानों को दिया गया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। देखो दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक तो संविधान लागू कब हुआ था और एक संविधान पारित कब हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित कब किया गया था? जल्दी से बताइए, किसके साथ जाना चाहेंगे? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, लेकिन संविधान पारित कब हुआ था? तो संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 19 याद हो गया क्या? किसको नहीं हुआ? चलो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? सिंपल वे में बोलूं तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड ऐसा कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में? बताइए जल्दी से। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 240, 244 या फिर 248? कौन सा अनुच्छेद है भाई जो कि आपके अनुसूचित क्षेत्र से भी संबंधित है और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से भी संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे आपका सी, अनुच्छेद 244। क्या हो जाएगा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि चमड़ा का जुबान है फिसल जाता है। सी सही आंसर है भाई, ठीक है। मतलब 244। मैं प्यून बन गई, मतलब क्योंकि सब आंसर सही दे रही हूँ ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ ले फिर। तो इस बार कौन कौन प्यून बन जाएगा? हाथ ऊपर, ये बात वेरी गुड, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ जाए। मैं बन गई प्यून, मैं बन जाऊं क्या प्यून? तू पेपर, क्या बोलते हो? तुम लोग का इज्जत कम नहीं हो जाएगा यार? तुम्हारी मैडम प्यून का एग्जाम देगी तो गजब बात करते हो। बिल्कुल, देखो कोई भी पोस्ट छोटा या बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, जितने भी गवर्नमेंट सर्विस निकल रहे हैं आप डालिए, फॉर्म डालिए, और अच्छी बात है कि आप निकल लिए। लेकिन मैं अगर प्यून का एग्जाम दूंगी और मैं ही प्यून बनने चली गई तो तुम लोग को पढ़ाएगा कौन? तुम लोग को तो आगे अभी डिप्टी कलेक्टर बनना है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर बनना है। अब मेरे बिना कैसे बनोगे? तो मेरे को यहीं रहने दो, तुम लोग बन बन के निकलते जाओ। कोई प्यून, कोई एडीओ, कोई एसआई, कोई पुलिस, ठीक है। मैं यहीं पर बैठती हूँ और बनने के बाद मेरे से सब मिलने आना, ठीक है। फिर अपन सेल्फी लेंगे यहाँ पे, क्लियर? मैं यही मिलूंगी तुम लोग को। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? तो कौन सा क्षेत्र भाई? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई? ये सिंपल से भाषा में बोले तो हमारे राज्य नीति निर्देशक तत्व ये कौन से देश से लिया गया है? देखो आप सबको तो पता है कि हमारा जो भारत का संविधान है उसका 80% मांगा हुआ है। मांगा हुआ है मतलब दूसरा दूसरा देश से हम लोग लेकर के आए हैं। सिर्फ आपका 20% 10% हम लोगों ने बनाया हुआ है। उसी में से जो नीति निर्देशक तत्व है ये हम कहां से लाए? बहुत बार पूछा गया, बहुत आसान। ये रहा ऑप्शंस। आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से या कनाडा से? किसके साथ जाना चाहेंगे? तुक्का मारोगे हैं? कंफर्म वाला बताओ, कंफर्म। आयरलैंड से लाया गया। नीति सकते तो कहां से लाया है? आयरलैंड। देखो बड़ी बड़ी जो चीजें है ना वो हमने लाया है अमेरिका से, जैसे आपका मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति का पद हो गया, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें ये हमने अमेरिका से लाया है। नीति निर्देशक तो आपका आया है संविधान से, सॉरी आयरलैंड के संविधान से। कनाडा से क्या है? तो कनाडा से संघ आया है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें जो आपने याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ जाए। मौलिक कर्तव्य जैसे कि कहां से लाए हैं हम लोग? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लाया गया है। छोटी छोटी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाए। नागरिकता कहां से लाया गया है? ब्रिटेन से लाया गया है, ठीक। मतलब ओवरऑल हमारे जितने भी संविधान के पार्ट्स है ना उसका आधा से ज्यादा तो मंगा हुआ है हमने दूसरे देश से लाया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाए। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या
क्या है? अब ये कैसा क्वेश्चन हो गया मैडम? इसका मतलब यह है कि अधिकतम कितने सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं। ये प्यारे छोटे छोटे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि जानता है दिमाग तो है ही नहीं तुम लोग के पास। अब थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत में इतना थोड़ी जोर डाल सकोगे। तो क्या ताकत वाकत बोल रहा है मैडम, हमने तो बाप पुरखा नहीं पढ़ा है, स्किप मारो। इसलिए वो जानबूझकर ऐसा पूछता है। ठीक है, तो संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 550, 552, 250 या 600? बताइए जल्दी से, सोच समझ के इसका आंसर देंगे भाई। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा में आपके 552 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, तो सी तो होना चाहिए। सी 6, ठीक है, तो 19 का सी सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 552 सदस्य हो सकते हैं। देखो इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है अगर संसद की इच्छा हुई तो। फिलहाल अभी तक तो 552 ही है। ठीक, आगे बढ़ जाएं। इसी वजह से तो जो संसद भवन है, कहां है संसद भवन? राष्ट्रपति भवन कहां है? गजब करते हो तुम लोग, दिल्ली में है। संसद भवन कहां है? रेड फोर्ट कहां है? लाल किला। ये तो बड़ा पता है। कैसे? तो जो संसद भवन है ना, अब पड़ रहा है वो थोड़ा छोटा, ठीक है, क्योंकि जितने सांसद हैं वो खा खा के हो जा रहे हैं मोटे। तो इसीलिए जो संसद भवन है वो फिर से एक नया बनाना है, ऐसा करके बताया जा रहा है। सूचना मिल रही है कि नया बनना वहां का चालू भी हो चुका है। ठीक है, तो अब संसद भवन जब बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है कि सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी जाए, लेकिन फिलहाल अभी सदस्यों की जो संख्या है लोकसभा की अगर मैं बात करूं 552 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? मतलब कोई भी भारत का राज्य है जहां पर बनाया गया राज्यपाल, वो ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक रह सकता है? जल्दी से बताइए। 3 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या फिर 4 वर्ष तक? बताइए जल्दी से, क्या आंसर लग रहा है? भारत का राज्यपाल का पद कितने कार्यकाल का हो सकता है? ए बी सी डी, किसके साथ जाना चाहेंगे? वो सब नहीं पता मुझे, ए बी सी डी बताओ। 6, 4, 5 तो नहीं जानती मैं, ए बी या सी डी? सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक राज्यपाल का जो पद होता है ना, पहले मैं खुद कंफर्म हो जाऊं। हाँ सी है, अब बताती हूँ। 5 साल का होता है भाई राज्यपाल का पद। कितने साल का? 5 साल का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो राज्यपाल का पद होता है ना, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक मतलब इस राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अपने इच्छा से किसी को भी बना देता है। तो जब तक ये राष्ट्रपति को खुश रखेगा, जी हुजूरी करेगा, उसका चमचागिरी करेगा, तब तक राष्ट्रपति इसको उसके पद पे रहने देगा। लेकिन मान लो इसने राष्ट्रपति का चमचागिरी करना बंद कर दिया, तो तुरंत राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो राज्यपाल को निकाल सकता है। कहने का मतलब राज्यपाल जो है राष्ट्रपति अपनी इच्छा से चुनता है और अपनी इच्छा से निकाल भी सकता है। यहाँ पर अधिकतम 5 साल क्यों बोला गया? इसलिए क्योंकि मान लो 5 साल तक वो अच्छे से चमचागिरी कर लेता है राष्ट्रपति का, तो जब तक राष्ट्रपति रहेगा तब तक राज्यपाल भी रहेगा। और आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, इसलिए राज्यपाल भी 5 वर्ष तक रहेगा। ऐसे समझ में? तो हर एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, एक राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री अपना काम करता है, राज्यपाल एक ही काम करता है, वो होता है मुख्यमंत्री की जासूसी करना। एक एक चीज वो क्या क्या कर रहा है उसका रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते रहना, बस एक ही काम ये करता है और इसी काम के लिए उसको पैसा मिलता है। आया समझ में? तो राज्यपाल का पद कितने दिन तक? 5 साल तक रहता है, प्रसाद पर्यंत इन सेंस उनकी इच्छा। ठीक है, जब तक वो रखना चाहे तब तक रहेगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ जाए। भारत के 2 एंग्लो इंडियन अब रद्द हो गया है। हाँ जी हो गया है, लेकिन कभी भी आ सकता है। ठीक है, रद्द हो गया है क्योंकि अंग्रेज को गए हुए जमाना हो गया, अभी तक उनके बच्चे थोड़ी ना रहेंगे जिंदा। इसी वजह से एंग्लो इंडियन अब रद्द कर दिया गया है, जो 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन ऐसा है कि जब मर्जी तब उसको वापस भी ला सकते हैं, एंग्लो इंडियन की जगह कुछ और ले आएंगे, मनोनीत तो करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष कितनी है? मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये पूछ रहा है। मतलब वो सेवानिवृत्त कब हो जाएगा? सेवानिवृत्त की आयु वर्ष कितना है? कहने का मतलब एक साधारण से भाषा में बताती हूँ, वो 60 साल तक रहता है अपने पद पर, 65 वर्ष तक रहता है, या फिर 67 वर्ष तक रहता है, या फिर 70 वर्ष तक रहता है? जल्दी से बताएंगे। 65। अब 65 का मतलब समझ रहे हो? 65 का मतलब है वो जब तक 65 वर्ष की आयु का नहीं हो जाएगा तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। मान लो कोई कमिश्नर बना है 64 साल की उम्र में, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे वो लंबे तक रहेगा, वो सिर्फ 1 साल तक रहेगा। मतलब 65 मतलब 65, फिर खत्म। याद रहेगा क्या? तो जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहता है उसका आयु सेवानिवृत्त होने की कब है? 65 ईयर्स। कितनी? 65 ईयर। जितने बच्चे लाइव जुड़ते जा रहे हैं लाइक करते जाएंगे भाई, सेशन को बात बात बोलना ना पड़े मुझे। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं अपनी इच्छा से लाइक करते जाएंगे। और सबसे दूसरा काम, शेयर भी करो, फ्रेंड्स को भी बुलाओ, सबके साथ खेलेंगे, मजा आएगा।
है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? एकदम सिंपल सा प्रश्न है, देख लीजिए क्या बोल रहा है। संविधान का निम्न में से ऐसा कौन सा संशोधन है, देखो संशोधन तो बहुत सारे हुए हैं, तो उनमें से ऐसा कौन सा, अच्छा तुम लोग ये बताओ मुझे, संशोधन किसको कहते हैं, समझ आता है? संशोधन मतलब क्या समझते हो, पहले तो ये बता दो। संशोधन संशोधन तो कर रहे हो मैडम, संशोधन क्या होता है यही नहीं पता। मैं एक सिंपल से एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि तुम लोगों ने क्या किया, एक टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल में तुमने ये बनाया कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगी, 7 बजे तक पढ़ूंगी, 8 बजे मैं जाऊंगी कोचिंग, 9 बजे आऊंगी, 10 बजे खाऊंगी, 11 बजे सो जाऊंगी। तुमने टाइम टेबल बनाया, बहुत अच्छा। दूसरे दिन तुम उठे, तुमने क्या किया, अभी तक तुमने बनाया था कि मैं 5 बजे उठूंगी, 7 बजे तक पढ़ूंगी और उसके बाद फिर 8 बजे कोचिंग चली जाऊंगी। लेकिन दूसरे दिन तुमने क्या किया, फिर से टाइम टेबल चेंज, अब मैं 6 बजे उठूंगी, ठीक है, और 7 बजे तक पढ़ूंगी और 8 बजे कोचिंग जाऊंगी। मतलब जो टाइम टेबल तुमने बनाया था वो तुमने चेंज कर दिया, ये होता है संशोधन। तो वही सेम चीज संविधान के साथ भी होता है। संविधान बहुत सारा नियम धर्म बनाता है, समय पड़ने पर उसमें फेरबदल करता है, इसे ही हम संशोधन कहते हैं। आगे समझ में, तो संशोधन क्या होता है, क्या क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संविधान का निम्न में से ऐसा कौन सा संशोधन था जो केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद होते हैं ना, उनमें मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है, ऐसा कौन सा संशोधन था, जल्दी से बताइए। क्या लग रहा है, ए बी सी डी, किसके साथ चलें? सही आंसर होगा डी, 91वां संविधान संशोधन। देख लेते हैं पहले आंसर, मुझे तो डी लग रहा है, बाकी ठीक है, डी सही आंसर आपका 91वां संविधान संशोधन। आप बोलो किसको किसको चीटिंग करना है, मैं तुम लोग के साथ में जाऊंगी और बढ़िया बताते जाऊंगी, कितना अच्छा हो जाएगा नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? अब प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कृषि है जो कि भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऐसा कौन सा कृषि, हम पहुंच गए सीधा अर्थशास्त्र में, ठीक है, इकोनॉमी में, क्या है बताओ? तो जो भारतीय कृषि उसकी विशेषता नहीं है ये बताना है ना आपको। आया हुआ ये क्वेश्चन, स्टार मार्क के साथ नोट डाउन कर लेंगे। या मानसून पर निर्भर है, भारतीय कृषि क्या मानसून पर निर्भर होती है? दूसरा, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है। तीसरा, यह निर्वाह कृषि है। चौथा, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने, क्या लग रहा है, क्या बोल रहा है प्रश्न में, विशेषता नहीं है ये बताना है ना, मतलब हमारे भारत में ऐसा नहीं होता। ए बी सी डी, ध्यान से पढ़ो, ए बी सी डी। रिया किसके साथ जाएगी, बी फॉर बॉल कि बी फॉर बाबू? गलत बात, गलत बात। सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। हमारे यहाँ औद्योगिक फसल की प्रधानता नहीं है, उद्योगों के लिए फसल पैदा नहीं करते हैं हम लोग, खाने के लिए करते हैं, इसीलिए तो धान का कटोरा कहलाता है, ठीक है। तो डी मेरे ख्याल से, बाकी देखते हैं।